हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीटी। आज का हमारा टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट कौन सा है आपको ये बताना है। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट। तो एक्ट ईयर है 1881। एक्ट इज 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट है। अब वर्ड जो है नेगोशिएबल, इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सके। क्लियर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सके। अब यहाँ पे ट्रांसफर क्या हो रहा है? तो मनी ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जो डेट है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जा रहा है। नाउ according to section 13(1), a negotiable instrument means promissory notes, bills of exchange or check payable either to order or to bearer। अब यहाँ पर negotiable instrument में हम 3 ही चीजें पढ़ेंगे। एक्ट के हिसाब से 3 चीजों को मेंशन किया गया है। पहला है promissory notes, दूसरा है bills of exchange और तीसरा है चेक। ये 3 हमारे negotiable instrument है जिनको हम बोल सकते हैं payable to order और to bearer। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, जैसे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वहां पे यहाँ पे नाम लिखा होता है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया श्रद्धा चौहान, ओके, अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम मेंशन कर दिया तो ये इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा पेएबल टू ऑर्डर। ठीक है? और यही इंस्ट्रूमेंट में अगर नेम की जगह पर ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा पेएबल टू बियरर। ठीक है? ऑर्डर मतलब कि यहां जिस पर्सन का नाम लिखा है उसी को इंस्ट्रूमेंट पे किया जाएगा, तो ये हो जाएगा टू ऑर्डर, पेएबल टू ऑर्डर। और अगर यहाँ पे नाम स्पेसिफाइड नहीं किया, वो जगह ब्लैंक छोड़ दी, तो जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसको पे किया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं पेएबल टू बियरर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ डिवाइस ऑफ ट्रांसफरिंग अ डेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देन ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेंशन इन द एक्ट। ठीक है? 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नाउ every document which entitles a person to money and which is transferable by delivery deserves to be called negotiable instrument। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मनी ट्रांसफर कर रहा हो डिलीवरी के थ्रू अंडर लॉ, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो याद रखना है कौन कौन से हैं। तो डिलीवरी ऑर्डर्स, हुंडीज, रेलवे रिसिट्स, फिर पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर जो होता है वो, ये सारे हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। ओके, चलो अब मिस्टर थॉमस ने एक डेफिनेशन दी है उनकी बुक में। बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय लॉ और बाय कस्टम और बाय यूसेज। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं अंडर लॉ, ठीक है, कस्टम के हिसाब से या उसके यूसेज के हिसाब से वो ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरी बात, बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट ट्रांसफर कैन बी मेड एंड ट्रांसफरी कैन सू इन द कोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर 2 पर्सन है, ए ने बी को चेक दिया। ओके, तो यहाँ पे ए जो है वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफरर। ओके, और जो बी है वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफरी। इतना क्लियर हुआ? जो पे कर रहा है, ठीक है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है वो होगा ट्रांसफरर और जो रिसीव कर रहा है वो होगा ट्रांसफरी। अब बाय डिलीवरी और एंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि जैसे आपने जो चेक है वो ब्लैंक है, ठीक है, तो आप क्या करो, आपको ये चेक जिस पर्सन को देना है उसके हाथ में देकर आओ, यानी कि पूरी डिलीवरी आप कर आओ। जैसे ए को बी को चेक देना है तो वो ए बी के पास जाकर ये चेक देकर आएगा, क्योंकि उसने क्या किया है? यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, तो जिसको देना है वो डिलीवरी करके आएगा। एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर वो नाम लिख दे बी का, ठीक है, यहाँ पे उसने लिख दिया मिस्टर बी,
तो अब ये चेक हो गया एंडोर्समेंट, यानी कि यहाँ पर ये जो नाम लिखा है उसके अलावा तो ये किसी को नहीं मिलने वाला ना, ठीक है। तो दो तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, डिलीवरी करके या एंडोर्समेंट करके। अब ए को जो पेमेंट करना था बी को, वो बी को रिसीव नहीं हुआ फॉर XYZ रीजन कुछ भी हो सकता है, पर वो पेमेंट बी को रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो बी यानी कि जो ट्रांसफरी है वो ए को सू कर सकता है कोर्ट में टू क्लेम द अमाउंट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अमाउंट को क्लेम करने के लिए जो ट्रांसफरी है वो ट्रांसफरर को कोर्ट में सू कर सकता है। क्लियर? और क्या बोला है? एंड ट्रांसफरी हैज ओनरशिप राइट इवन इफ ट्रांसफरर्स राइट इज डिफेक्टिव। अगर देखो कोई भी मिस्टेक या कोई भी फ्रॉड ट्रांसफरर के साइड हुआ हो ना, तो वो सारी चीजें ट्रांसफरी तक आते आते सही हो जाती हैं, यानी कि जो ट्रांसफरी है, जो रिसीवर है, उसने कुछ भी गलत किया ऐसा नहीं माना जाता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो फ्रेंड्स हैं, राम और राहुल, ठीक है। अब राहुल को 5,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। कितने? 5,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि राम बेस्ट फ्रेंड है तो उसको कैसे भी करके अरेंज करके तो देगा। तो राम ने 5,000 रुपए और अभी राहुल को वो देगा, लेकिन कैसे देता है? अब राम ने क्या किया, अपने फादर के पास गया और उनको बोला कि उसको कॉलेज और ट्यूशन की फीस पे करनी है, ठीक है। तो उसके फादर ने 2 चेक साइन करके दिए। तो एक कॉलेज के नाम पर उसने साइन करवाया और दूसरा उसने बोला कि ट्यूशन की भी फीस पे करनी है, तो चेक दूसरा भी साइन कर दो। तो यहाँ पर उसने अपने फादर से 2 चेक साइन करवाए। पहला चेक तो उसने कॉलेज में पे कर दिया, पर दूसरा चेक जो ट्यूशन का बोल के लिया था उस पर उसने राहुल का नाम लिखा और राहुल को पे कर दिया। अब उसके फादर को तो नहीं पता ना कि ये जो सेकंड चेक है वो ट्यूशन के लिए जा रहा है या अपने फ्रेंड को दे रहा है, लेकिन जैसे ही अकाउंट में से पैसे डेबिट होते हैं और फिर उसके फादर को पता चलता है कि एक्चुअल में ये ट्यूशन के लिए नहीं, उसने अपने फ्रेंड को दिए हैं, तो यहाँ पर जो उसके फादर हैं वो राहुल को बोलेंगे ना कि ये तो गलत तरीके से पैसे लिए। लेकिन जो भी डिफेक्ट है वो किसके साइड से है? ट्रांसफरर के साइड से है। ट्रांसफरी के साइड से कोई भी डिफेक्ट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि भले ही कोई भी डिफेक्ट हो ट्रांसफरर के साइड, लेकिन जब वो ट्रांसफरी को जब पैसे मिलेंगे तब उसको कोई भी डिफेक्ट माना नहीं जाएगा। क्लियर? यानी कि जितने भी डिफेक्ट हैं वो रिसीवर के पास आते आते क्योर्ड हो जाएंगे। ओके अब ये उसने राम ने जो भी फ्रॉड किया अपने पापा के साथ, क्योंकि गलत तो किया है ना, उसके फादर को नहीं पता था कि एक्चुअली में वो चेक कहाँ जा रहा है, ट्यूशन का बोल के उसने अपने फ्रेंड को दिया है तो गलत, लेकिन इसमें ये जो राहुल है इसकी कोई भी गलती मानी नहीं जाएगी। गलती किसकी है? यहाँ पर ट्रांसफरर की। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रांसफरी हैज ओनरशिप राइट इवन इफ ट्रांसफरर्स राइट इज डिफेक्टेड। भले ही जो ट्रांसफर कर रहा है उसके साइड से गलती हो, पर एक बार राहुल के पास पैसे आ गए, ठीक है, तो इसकी कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी और यहाँ पे सारे जो डिफेक्ट्स हैं वो इसके लिए यानी कि राहुल के लिए क्योर्ड हो जाएंगे। ओके तो इसी को कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ जस्टिस विल्स के हिसाब से भी एक डेफिनेशन है, क्या है देख लेते हैं। A negotiable instrument is one, the property in which is acquired by anyone who takes it bona fide. Bona fide का मतलब होता है genuine, ओके जिसमें ट्रस्ट किया जा सके। तो अगर राहुल ने चेक लिया राम से तो उसने ट्रस्ट करके लिया कि इसने सही तरीके से ही दिया होगा, जेन्युइन होगा। And for value notwithstanding any defect of title in the person from whom he took it. देखो एनी डिफेक्ट, नॉट विद स्टैंडिंग एनी डिफेक्ट, यानी कि जब राहुल ने वो चेक लिया तो उसके दिमाग में यही था कि राम के साइड से कोई भी डिफेक्ट नहीं है। भले ने राम ने डिफेक्ट किया हो यानी कि गलत तरीके से चेक दिया हो, पर फिर भी राहुल यही अज्यूम करेगा, यानी कि जो रिसीवर है, जो ट्रांसफरी है, वो यही अज्यूम करता है कि बिना किसी डिफेक्ट के उसको वो इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है। क्लियर? तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। चलो नेक्स्ट, as per the above definitions, following characteristics of negotiable instruments can be noted. अब हम characteristics देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक, वो रिटन में होने चाहिए। इट मस्ट बी इन राइटिंग, दे कैन बी टाइप्ड, रिटन और प्रिंटेड। दूसरा क्या है? बिना सिग्नेचर के कोई भी इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एज पर द रूल्स, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बियर द सिग्नेचर ऑफ द पार्टी। बिना सिग्नेचर के ये तीनों इंस्ट्रूमेंट किसी काम के नहीं है और ना ही वैलिड है।
नाउ ओनरशिप राइट, अभी हमने बात की थी कि ट्रांसफरर के साइड से कोई भी डिफेक्ट हो वो ट्रांसफरी तक आते आते सब क्योर्ड हो जाता है. होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गेट्स गुड ओनरशिप राइट दो द ट्रांसफरर्स राइट इज हैविंग अ डिफेक्ट. जो ट्रांसफर कर रहा है भले उसके साइड से गलती हुई हो, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसके ओनरशिप राइट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पैसे मिलेंगे ही. ओके चलो फिर क्या है, पेमेंट इन कैश. अब जो पेमेंट हो रहा है वो हमारी करेंसी में ही होगा, इंडियन करेंसी यानी कि रुपी में. और इन अदर केस अगर उसको क्रॉस कर दिया गया, अच्छा क्रॉस यानी कि आपको क्रॉस चेक और सिंपल चेक का मतलब पता है, ये चेक है, यहाँ पे नाम लिखना होता है और फिर और क्या लिखा रहता है, यहाँ पे बियरर लिखा रहता है. ठीक है, नाम और बियरर. अब देखो मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पर श्रद्धा चौहान, ओके, यहाँ नाम लिख दिया तो, और अमाउंट लेट्स से 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए है, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया और नाम भी लिख दिया. लेकिन मैंने इस चेक को ऊपर जो 2 लाइन बनाते हैं ना ऐसा, वो क्रॉस नहीं किया, तो ये जो चेक है ना बहुत रिस्की हो जाएगा. यहाँ पर लिखा है और बियरर, यानी कि अगर गलती से मेरा ये चेक खो जाता है तो ये चेक जिसको भी मिलेगा वो बैंक में जाके इसको कैश करवा सकता है. रीजन यहाँ पे लिखा है कि या तो इसको दो या तो बियरर यानी कि जिसके हाथ में चेक है उसको दो. क्लियर. लेकिन अगर इसी चेक को मैं क्रॉस कर देती, इस तरीके से अगर क्रॉस लग जाता, तो यहाँ पे जिसका नाम है उसी को ही पेमेंट किया जाता. ठीक है, अगर जैसे ये चेक मेरा खो गया और कोई लेकर गया, ठीक है, बैंक में कैश कराने के लिए, तो बैंक उससे आईडी प्रूफ मांगेगा कि आप वही हो जो यहाँ पे मेंशन है. अगर नहीं है तो उसको कैश नहीं मिलेगा. क्लियर. तो ये जो है रिस्की होते हैं और इसलिए क्रॉस चेक जो है वो ज्यादा सेफ है. ओके, तो इन अदर केस वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज क्रॉस एंड डिलीवर इट इज लीगली ट्रांसफर. और अगर क्रॉस करके नाम लिख दिया तो ये तो सीधा सीधा उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा. ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी. The property and rights in the instrument can be transferred by crossing or without crossing as per the circumstances. No other proof is required for this. अब देखो ये चेक हम पे करने जाते हैं तो कोई भी दूसरा प्रूफ की जरूरत नहीं है. अगर क्रॉस किया हो तो डायरेक्ट इसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे. अगर क्रॉस नहीं है और जिसका नाम लिखा है वो पैसे लेने जाए तो बैंक उसको कैश दे देगा. दूसरा कोई भी तरह की प्रूफ की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है. और आपको चेक को क्रॉस करना है या नहीं करना है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे. ओके चलो नेक्स्ट है एक इंफॉर्मेशन आपके लिए. हमारा जो बैच है बीकॉम सेम 6 का, उसकी प्राइस क्या है 6000, लेकिन 60% डिस्काउंट में वो आपको अभी अवेलेबल है, तो वो आपको पड़ेगा 2399 ओनली. अभी तो हम थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स करा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपको दिक्कत किस में आती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में. तो इस कोर्स में आपको सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंट, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ, इन सब के थ्योरी और प्रैक्टिकल सम्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है. तो आज ही ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से. ठीक है, ऐप का नाम क्या है, UGT. और अगर कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है एंडोर्समेंट. When it is a bearer instrument, only delivery of the instrument to transfer is sufficient. अगर bearer instrument है यानी कि A to B, आपने चेक में नाम वाम कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट क्या किया, B को जाके दे दिया. और चलो अगर B का नाम लिख भी लिया पर आप चेक B के हाथ में ही दे रहे हो ना, ठीक है, तो यहां पर अगर bearer चेक है तो सिर्फ डिलीवरी ही काफी है. लेकिन in other case crossing the instrument and its delivery are sufficient for its legal transfer. लेकिन अगर आप डायरेक्ट बी को डिलीवरी नहीं कर रहे हो, किसी और को बोला है कि ये बी को दे देना, तब आपको चेक को क्रॉस करना जरूरी हो जाता है ताकि जिसका नाम लिखा है उसी को पैसे मिले. Then notice, no notice is required to be served to the payer of a negotiable instrument. Transferor can claim under his name. तो यहाँ पर पहले से कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है. जैसे कि अगर A को B को चेक देना है तो वो पहले से B को कोई नोटिस नहीं देगा कि मैं तुमको चेक देने वाला हूँ. डायरेक्ट A B को चेक दे सकता है और जो ट्रांसफरर है वो अपने नाम पर क्लेम कर सकता है. ठीक है, यानी कि B जो है वो अपने नाम पर क्लेम करना मतलब अपने अकाउंट में पैसे डाल सकता है. देन proof.
एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट एज पर द एक्ट इज अ गुड प्रूफ ऑफ नॉट पेड। यानी कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर नहीं आता, लेकिन वो प्रूफ जरूर बन सकता है कि रिसीवर को पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। जैसे कि पार्थ गिव्स इन राइटिंग टू राजू, आई एम डेटेड टू यू फॉर ₹1000, यानी कि राजू ने पार्थ को 1000 रुपए दिए थे। ठीक है, तो पार्थ जो है वो राजू का क्या बन गया, डेटर बन गया, और ये चीज पार्थ ने लिख कर दी है। तो लॉ के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से ये किसी भी तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ, ये कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है। लेकिन एज पर दिस राइटिंग, इस राइटिंग के हिसाब से इट इज प्रूव दैट पार्थ ओन्स ₹1000 टू राजू। लेकिन ये जरूर प्रूव हो सकता है कि पार्थ जो है वो राजू के 1000 रुपए उधार लेके बैठा है, जो कि उसने अभी तक पे नहीं किए हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट है पर्टिकुलर प्रोसेस। टू क्लेम अ प्रॉमिसरी नोट्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, लॉ एंश्योर्स अ पर्टिकुलर एंड फास्ट प्रोसेस। तो जो चेक है वो रिसीव करने का या चेक का जो अमाउंट है वो क्लेम करने का, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट को क्लेम करने का एक प्रोसीजर होता है लॉ के अंडर। उसी हिसाब से फिर इसको हम क्लेम कर सकते हैं। एंड देन लास्ट इज अजम्पशंस। तो नेगोशिएबल के कुछ प्रिजम्पशन, यानी कि वही हुआ अजम्पशन, हम क्या मान के चलते हैं जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इशू किया जा रहा है। और ये है हमारा सेकेंड टॉपिक। ये फर्स्ट और सेकंड टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे, सबसे ज्यादा बार वो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिजम्पशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।